नमस्कार दोस्तों, आज आर्टिकल 21 बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 20 तक मैंने बता दिया हूँ। पहला और दूसरा वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों, आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं 70 BPSC, UP PCS, RO, ARO, BSSC, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देख लीजिए आर्टिकल 21। इसमें क्या है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ गए? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 में ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब आर्टिकल 22 आ जाइए। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप कैसे संरक्षण प्राप्त कीजिएगा? तो गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी में संरक्षण। तो आपको 3 प्रकार के संरक्षण दिया गया है दोस्तों। गिरफ्तारी में संरक्षण आपको 3 प्रकार के दिया गया है। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको कहीं से गिरफ्तार करके लेके चला गया। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा आप काम कर दिए जिसके कारण आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगर आपको जानते नहीं थे तो कुछ भी कर सकता है। इसमें 3 संरक्षण दिए। पहला देख लीजिए आप। पहला क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करता है तो पुलिस ऐसी नहीं गिरफ्तार कर सकता है। किस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहा है उसको बताना होगा। पहला क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। बताना होगा कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे नहीं कि आपको उठा के ले गया, बताएगा ना, ऐसे नहीं है। अगर नहीं बताता है तो उसके ऊपर भी है, आप कोर्ट जाइए, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। 24 घंटे के अंदर, दूसरा देख लीजिए। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर लिया 4 दिन आपको रखे हुए, ऐसा नहीं है। अगर आपको रखता भी है तो उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद आपको रिमांड पे लिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 दिन 4 दिन जितने भी जज साहब रिमांड देंगे उसके बाद ही आपको वो रख सकता है। ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार किया तुरंत आपको 10 दिन के लिए वो रखेगा, नहीं। 24 घंटे के अंदर उसको किसी भी हालत में, मतलब आने जाने की टाइम को छोड़कर, जो आएगा आने में समय लगेगा, जाने में समय लगेगा, उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अब तीसरा देख लीजिए आप। तीसरा पॉइंट नंबर तीसरा, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर तीसरा,
पॉइंट नंबर 3 में क्या है, अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। अपने पसंद के एडवोकेट या वकील से सलाह ले सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल दिया, मान लीजिए कि देखिए आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी में संरक्षण। पहला क्या आपको छूट मिली है कि गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। जो भी पुलिस आपको गिरफ्तार किया, आपको कारण बताएगा किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा उसको जाके। अगर वो मजिस्ट्रेट से आपकी रिमांड पर लेता है तो अलग मैटर है। तीसरा कारण, अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं आप, या वकील हायर कर सकते हैं आप कि आपका कोई केस लड़े। ऐसा नहीं कि कोई वकील ही से आपको कांटेक्ट नहीं होने देगा, ऐसा भी नहीं। आप अपने पसंद के वकील से सलाह या वकील को हायर कर सकते हैं जो आपका केस लड़ेगा। इतनी आपको छूट मिलती है। तो आर्टिकल आपको कितनी पावर देती है, गिरफ्तारी का कारण उसको बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा, नहीं अगर करता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। तो आर्टिकल 22 इसमें एक आर्टिकल 22 ही में एक आ जाता है। आप आर्टिकल 22 ही में आ जाता है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। इसमें आ जाएगा आर्टिकल 22, इसमें आ जाएगा कि दंडात्मक अपराध के बाद की जो कार्रवाई होगी एक अलग होती है, और निवारक निरोध के अपराध से पहले की जो कार्रवाई होगी, तो उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। दंडात्मक दंडात्मक अपराध के बाद दूसरा, निवारक निरोध अपराध से पहले, निवारक निरोध ये क्या होता है, अपराध से पहले होता है दोस्तों, अपराध से पहले। दंडात्मक कार्रवाई कब होगी, अगर पुलिस आप पे, मान लीजिए निवारक निरोध एक हो गया, दंडात्मक एक, निवारक निरोध। तो मान लीजिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखिए दंडात्मक कार्रवाई आप पे पुलिस कब करेगी, अपराध के बाद करेगी। जब आप मान लीजिए कोई ऐसी अपराध आप कर देते हैं, उससे पहले उसके बाद आप पे दंडात्मक कार्रवाई करेगी पुलिस। लेकिन जब निवारक निरोध पे आपको कार्रवाई होगी तो अपराध से पहले ही आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। मान लीजिए कि आप अपराध नहीं किए लेकिन पुलिस को शक है मान लीजिए आप पे, तो आपको अरेस्ट कर सकता है पुलिस कि आप कोई ऐसा कृत्य या ऐसा काम न कर दें, इसलिए आपको पुलिस पहले ही अरेस्ट कर सकता है। तो निवारक निरोध समझ गए। अब दंडात्मक अपराध के बाद गिरफ्तार करेगा आपको या कार्रवाई करेगा। निवारक निरोध में अपराध से पहले ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप देखें कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, धारा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो आप देखिए महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला, ये सबको गिरफ्तार नज़रबंद कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था, इसलिए कर लिया गया था क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा भाषा का प्रयोग ना करें जिससे कोई वायलेंस ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, इसलिए इन लोग को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यही बात यहाँ है, निवारक निरोध में आपको पहले ही नज़रबंद या गिरफ्तार कर सकता है, वो भी कितने दिनों के लिए, तो बिना वारंट के 3 मंथ के लिए गिरफ्तार कर सकता है, इसको बढ़ा भी सकता है। तो यही उन लोगों के साथ किया गया था जो आप लोग पढ़े होंगे, जो 2019 में किया था। तो इसमें देखिए वारंट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करेगा और वकील हायर कर सकते हैं। तो दंडात्मक कार्रवाई में वही बात होगी। 3 पॉइंट इसमें होगा कि वारंट 24 घंटे के अंदर इसमें मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, ये वो पेश करेगा। मान लीजिए आपको पकड़ लिया तो 24 घंटे के अंदर में ही मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाएगा।
दूसरा देख लीजिए, वकील हायर करने की छूट मिलेगी आपको, वकील हायर कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं, वकील हायर कर सकते हैं आप, वकील हायर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। इसमें क्या होगा, निवारक निरोध में, तो इसमें अपराध से पहले ही आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, अपराध से पहले गिरफ्तार किया जाए, बिना वारंट के 3 मंथ के लिए गिरफ्तार होगा आप, बिना वारंट के, बिना वारंट के 3 मंथ, 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए गिरफ्तार कर सकता है, कर सकता है, बिना वारंट के 3 मंथ के लिए गिरफ्तार कर सकता है। तो आप समझ गए, दंडात्मक कार्रवाई और निवारक निरोध, इसमें पहले करेगा गिरफ्तार, इसमें बाद करेगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब आर्टिकल 22 खत्म हो गया, कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, जिसमें देख लिए, इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ हो गया, कस्टडी मतलब हिरासत में आपको ले लिया जाएगा, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस रिमांड। दोस्तों पुलिस रिमांड इस पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई अपराधी को पुलिस पकड़ के ले गया और वो जज साहब के पास गया, वो जज साहब पे डिपेंड करता है, पुलिस तो मांगता है कि 1 महीने के लिए दे दीजिए क्योंकि ठोकता रहूँ मैं, वो जज साहब तो मान लीजिए जो अपराधी है वो बोलते हैं सरकार मुझे पुलिस रिमांड पर न दिया जाए, मुझे जुडिशियल कस्टडी में मतलब जेल भेज दिया जाए, क्योंकि पुलिस वाले तो आप जानते हैं कि बहुत टॉर्चर करते हैं, तो कोई भी अपराधी ये नहीं चाहते कि मुझे पुलिस रिमांड पे भेजा जाए, तो मांग करते हैं कि हमको जुडिशियल कस्टडी दिया जाए मतलब जेल में भेज दिया जाए। तो जज साहब पे डिपेंड करता है वो किस तरीके का अपराध है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन के लिए भेज सकते हैं। तो मान लीजिए कि पुलिस रिमांड है ना, तो इसको एक मान लीजिए कि आपको मान लीजिए 5 दिन या 10 दिन के लिए भी आपको भेज सकता है पुलिस रिमांड पे। ये इस पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के जघन अपराध किए हैं या छोटा मोटा क्राइम किए तो भेजता है नहीं, जेल भी नहीं भेजता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि पुलिस रिमांड। आप समझ गए, पुलिस रिमांड 5 या 10 दिन भेज सकता है या 20 दिन भी भेज सकता है आपको, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अपराध किए हैं। लेकिन अपराधी कभी नहीं चाहता है कि मुझे पुलिस रिमांड पे, क्योंकि वहाँ ठोकाई होता है ज़बरदस्त। आप जानते हैं पुलिस वाले कितने टॉर्चर करते हैं। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल भेज देना, कोई भी अपराधी चाहेगा ना कि मुझे जुडिशियल कस्टडी मिल जाए मतलब जेल उसको भेज दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। यहाँ तो कम से कम खाना पीना आराम से मिलेगा, इसको यहाँ तो कोई तंग नहीं करने वाला रहेगा, जेल में तो कम से कम पड़ा रहेगा ना, पुलिस रिमांड पे तो ठोकाई पूरे होता है। तो आप समझ गए, इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ करेगा आपसे, कस्टडी इंट्रोगेशन मतलब साधारण कोई भी चीज़ में आपसे पूछताछ कर सकता है, तो आपको बुला के चाहे आपके घर पे आके, लेकिन कस्टडी मतलब हिरासत में पर भी आप सही है, लेकिन अरेस्ट करना गिरफ्तार करना थोड़ा हो जाता है, वो कि आपके घर पे आके अरेस्ट कर लिया आपको, हो जाता है। गाँव में तो किसी के यहाँ पुलिस आ जाते है तो बहुत बड़ी बात हो, तो इसके यहाँ पुलिस कैसे आ गया बताइए। तो अरेस्ट करना, अब पुलिस रिमांड, पुलिस आपको ले जाएगी और पूछताछ करेगी आपको, जुडिशियल कस्टडी आपको जेल भेज देगा। जैसे अभी देखिए केजरीवाल जी को है ना, पुलिस रिमांड पर न लेके ईडी रिमांड पे ले लिया, तो उसको ले रिमांड पे लिया ना कि अब वो जज साहब से बोले कि मुझे इसको पूछताछ कर रिमांड पे चाहिए, तो देखिए 3-4 दिन के लिए था उसके रिमांड पे, अभी उसको तिहाड़ भेज दिया गया है, फिर उसको ऐसा होगा तो पूछताछ के लिए फिर रिमांड पे लिया जाएगा, तो ऐसा होता है। तो समझ गए आप लोग ये 5 पॉइंट। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार अब आ जाएगा, अब आर्टिकल 22 तक खत्म हो गया है, ये 5 पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो आप आगे आर्टिकल 23 और 24, ये क्या है, आर्टिकल 23 और 24, ये क्या है, आर्टिकल 23 और 24, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
आपको कोई शोषण न करे, इसलिए आर्टिकल 23 और 24 हैं। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 23, इसमें 23 और 24 दोनों है ना। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है देख लीजिए। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मतलब दुर्व्यवहार, तस्करी, ये सब आप मतलब बेगारी, बंद हुआ, काम करा के पैसे न देना। तो देख लीजिए आर्टिकल 23 क्या कहता है कि आप दुर्व्यवहार किसी से नहीं करते हैं, कर सकते हैं। दुर्व्यवहार, तस्करी, जैसे लड़की को बेच देना, बच्चे को बेच देना, बेगारी, बंधुआ मजदूर। किसी बंधुआ मजदूर मतलब जानते हैं ना, किसी के अपने यहाँ काम करा रहे, किच में से में परमानेंट करा रहे, आपको पैसे नहीं दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर की तरह। जैसे आपके पैसे रख लिए कुछ, तो उसको बंधुआ मजदूर की तरह आप काम करवा रहे हैं, अपने यहाँ परमानेंट करवा रहे हैं, आपके विरुद्ध कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये काम सब नहीं काम करवा के पैसे ना देना, क्या हो जाएगा? काम करवा के पैसे ना देना। तो आपको आर्टिकल 23 क्या सुरक्षा प्रदान करता है आपको? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं दिया कोई कंपनी वाले, मान लीजिए आपसे काम करवा लिया। चाहे इंडिया में क्या है काम कराने का एक टाइमिंग, कोई भी कंपनी में, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है आप, या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है आप, तो क्या इसमें कि आपको 8 घंटा काम कराया जाएगा। मान लीजिए 8 घंटा काम कराया जाएगा। अगर 8 घंटा से आपसे ज़्यादा काम कराया जाता है तो आपको बोनस दिया जाएगा, या जितने घंटे आप एक्स्ट्रा काम किए उसके अलग पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा देखने को आजकल नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब 8-8, 10-10 हज़ार में तो 12 घंटे 14 घंटे काम करवा रहे हैं, तो एक अलग बात है। तो पैसे ना देना। तो अगर आपसे कोई कंपनी या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको पैसे मार लेता है, अगर नहीं देता है, तो आर्टिकल 23 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब कहीं भी आप जा सकते हैं, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं बिल्कुल। कि आप अगर आप इसके साथ दुर्व्यवहार किया हो, या तस्करी की मामला हो, या बेगारी की मामला हो, या बंधुआ मजदूर हो, अगर काम करवा के पैसे न दिया हो, तो इस स्थिति में आर्टिकल 23 आपको ये सुरक्षा प्रदान करता है कि आप उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल कर सकते हैं। अब आर्टिकल 24 देख लीजिए। अब आर्टिकल आप 24 देख लीजिए। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 देख लीजिए, आप आर्टिकल 24 देख लीजिए। बाल नियोजन होगा इसमें। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल नियोजन। आर्टिकल 23 आप समझ गए होंगे अच्छे से। आर्टिकल 24 क्या है? बाल नियोजन है। इसमें क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं आप। आर्टिकल 24 सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 24, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 14 उम्र से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं। अब देखते हैं किसी होटल में या कहीं भी छोटे छोटे बच्चे को काम पे रख लिया जाता है, छोटे पैसे में। अगर आप काम कराते भी है तो उसकी एक टाइम डिसाइड होती है कि छोटे बच्चे को कौन सी काम में लगाया जा सकता है, कौन सी काम में न लगाया जा सकता है, उसकी कितनी मजदूरी दी जाएगी। लेकिन आर्टिकल 24 ये 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे के उसके लिए ये प्रावधान करता है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। इसलिए देखते हैं कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को होटल या किसी जगह पर आप काम करते हैं तो पुलिस उस पर अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो पुलिस उसको उठा कर ले जाता है, उसके मालिक पे कार्रवाई होती है कि आप इसको काम पे क्यों रखें। क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट दे रही है ना।
तो आप वो तो उम्र पढ़ने का है बच्चे को, लेकिन उस उम्र में वो काम कर रहे हैं। अब मजबूरी होती है तो काम तो करता ही है दोस्तों। आजकल 10-10 8-8 साल के बच्चे काम करते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन आपको आर्टिकल 24 ये प्रदान करता है कि आपको काम नहीं करना है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। अब आर्टिकल 25 देख लीजिए। आर्टिकल 25 से लेकर 28 है दोस्तों। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दे रहा है। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ये याद करते जाइएगा आप लोग। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब देख लीजिए पहला आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप। आपकी ये आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप पे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप ये धर्म से ये नहीं मान सकते हैं, चाहे ये धर्म आप क्यों मान रहे हैं। तो आपको ये आज़ादी है कि आप आर्टिकल 25 को आपको ये आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 आप देख लीजिए। आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहते हैं? धार्मिक कार्य का प्रबंध। ये क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं आप। कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसमें धार्मिक कार्य होगा ना। मान लीजिए आप हिंदू हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, तो सबका तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं। तो अलग अलग धर्म को जो मानेगा तो उसके लिए तो कुछ कार्य प्रबंध होगा ना। जैसे आपको मंदिर बनवाना होगा, मंदिर में अठजाम करवाना होगा, कीर्तन करवाना होगी, उसकी रंगाई पुताई करवानी होगी, तो कुछ कार्यों का प्रबंध आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई आर्टिकल 26 आपको ये छूट प्रदान करता है। आर्टिकल आप 27 देख लीजिए। आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखेगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों आर्टिकल 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है? कोई भी आप धार्मिक कार्य के लिए जो धन इकट्ठा कीजिएगा, चाहे चंदा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप अभी देखे हैं कि राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा था उसमें करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठा हो गए। इतने रुपये उसमें इकट्ठा हो गए कि राम मंदिर के जो पैसे चंदे के इकट्ठा हुए उस पैसे को एफडी करा दिया गया था बैंक में। उस एफडी के जो इंटरेस्ट था पैसे का बैंक में जो जमा कराया गया था, उस इंटरेस्ट से ही मंदिर तैयार हो गया, वो भी पैसा बच गया। सोचिए, चंदा का पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ, उसके इंटरेस्ट का ही पैसा से राम मंदिर बना और उस इंटरेस्ट का भी पैसा बच गया। तो आप धार्मिक कार्य के लिए किसी भी धर्म का हो, उसके लिए जो आपको पैसे इकट्ठा कर रहे हैं आप चंदा के रूप में, किसी भी रूप में, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। आर्टिकल 27 यही कहता है। तो आप समझ गए। आर्टिकल 28 आप देखिए। आर्टिकल 28।
आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती हैं। सरकारी हो क्या, प्राइवेट स्कूल में, किसी भी स्कूल हो, मदरसे स्कूल, इसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। जहाँ डिफरेंट कल्चर है या डिफरेंट धर्म के लोग आके किसी भी स्कूल या किसी भी जगह पे पढ़ते हैं, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक धर्म के तो बच्चे रहते नहीं। मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक धर्म के बच्चे तो पढ़ नहीं रहे। वहाँ तो मान लीजिए कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 28 हो गया। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो ये कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण, जो नीचे तबके लोग के हैं उसके संरक्षण के लिए क्या करता है? आर्टिकल 29 दिया गया कि उसका भी संरक्षण हो सके। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 तो ये कहता है कि अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं आप, अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। क्या कहता है कि अपना शिक्षा संस्थान आप खोल सकते हैं। अपना शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं आप। खोल सकते हैं। आर्टिकल 30 हो गया। अब आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या कहते हैं? संपत्ति के अधिकार है दोस्तों। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार। आर्टिकल 31 क्या है? संपत्ति के अधिकार। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति का जमीन लेता है तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा जमीन मालिक को। सरकार अगर किसी का जमीन लेता है तो उसे जमीन मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। दोस्तों आर्टिकल 31 क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। इसमें क्या है कि सरकार अगर किसी का जमीन लेता है तो उसे जमीन मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को उसमें से हटा दिया गया। आपको मूल अधिकार में से संपत्ति मूल अधिकार जो है ना, आपको उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो आप अगर सरकार ज़मीन आपसे लेती भी है तो मुआवजा के रूप में जो सरकारी रेट रहता है उस रेट पे पैसा देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल आर्टिकल 32 पढ़ाया जाएगा। अगर
आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और 70 BPSC UPPSC RO सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और टारगेट रखिए 70 BPSC में इस बार बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, 1000+ वैकेंसी रहेगी, 300 BO का पोस्ट आने वाला है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इस बार कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़िए। कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो दोस्तों ज़रूर आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा।